हेलो फ्रेंड्स, ये उड़ान झारखंड जीके सीरीज 7 है। आज हम लोग झारखंड के सदान को करेंगे। तो झारखंड के सदान किसे कहा जाता है? जो भी ये भी झारखंड की मूल निवासी है और जो कि जनजाति की कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। आदिवासियों के द्वारा दीकू किसे कहा जाता है? तो झारखंड में बाहर से आकर जो बसने वाले लोग हैं उनको आदिवासियों के द्वारा दीकू कहा जाता है। झारखंड में कुल टोटल जितनी भी जनसंख्या है उसका 60% लोग जो है वो सदान है। और कुछ जनजाति ऐसे भी हैं जो खुद को जनजाति नहीं मानते, वो खुद को सदान मानते हैं, जैसे कि चीक बड़ाइक जनजाति, करमाली जनजाति और किसान जनजाति। और सदानों की भाषा क्या है? सदानी भाषा है या फिर सादरी भाषा है। और इनमें भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है? तो खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और करमाली भाषा ये मेन रूप से बोली जाती है। और इनका मुख्य पेशा क्या है? तो सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। और मेन रूप से ये क्या भोजन करते हैं? सॉरी, तो ये मेन रूप से चावल, मक्का, दलहन और मड़वा का यूज़ करते हैं खाने के लिए। चावल, मक्का, दलहन और मड़वा। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सदान जो है वो हिंदुओं की तरह पूजा पाठ भी करते हैं, इसलिए हिंदुओं को सदान कहा जा सकता है धार्मिक दृष्टि से। लेकिन प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो सदान आर्य होते हैं। और अंग्रेजों ने सदानों के लिए भी दीकू शब्द का यूज़ किया था, दीकू के नाम से पुकारा था। और ऐसा इसलिए किया था ताकि आदिवासियों को ये दिख भ्रमित हो सके कि सदान जो है वो बाहरी लोग हैं। और एक्चुअल में क्या था कि आदिवासी और मूल निवासी सदान लोग, इनके बीच में आपस में लड़ाई कराने के लिए अंग्रेजों ने सदानों को दीकू के नाम से पुकारा था। जातिगत दृष्टि से देखा जाए तो सदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग वैसे होंगे तो वैसे सदानों को रखा जा सकता है जो कि झारखंड के भी निवासी होते हैं और उसके अलावा वे झारखंड के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी निवास करते हैं। जैसे कि उनमें जाति है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर। और दूसरे भाग में वैसे सदानों को रखा जा सकता है जो कि केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, जैसे कि बड़ाइक जाति, देसावली, प्रमाणिक, भूइया, पान, रोतिया, धानु, गोड़ाइत, पाइक, तांतिक, स्वांसी, रक्सेल, लोहड़िया। बड़ाइक जाति, देसावली जाति, प्रमाणिक, भूइया, पान, रोतिया, धानु, गोड़ाइत, पाइक, तांतिक, स्वांसी, रक्सेल, लोहड़िया। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सदान हैं जो कि जिसका मूल स्थान झारखंड न होकर झारखंड के बाहर से है, झारखंड से बाहर है। जैसे कि गोड़ जाति के लोग, तिरहुतिया जाति, अवधिया और कनेजिया। गोड़, तिरहुतिया, अवधिया और कनेजिया। सदानों में तो हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलता ही है, उसके साथ ही साथ जैन धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे कि जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भोजन नहीं करते हैं। प्लस जैन धर्म के लोग जो है वो मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो कुछ सदान ऐसे भी हैं जो कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, इसलिए जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिल रहा है कुछ सदानों में। और कुछ सदान ऐसे भी हैं जो कि शाकाहारी की कैटेगरी में है, यानी मांस मछली वो नहीं खाते हैं। तो इस तरह से कुछ सदान जो है उनमें जैन धर्म के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। और सदान लोग किसके उपासक होते हैं? तो सदान लोग जो है वो शिव, सूर्य और मनसा के उपासक होते हैं। सदान लोग शिव, सूर्य और मनसा के उपासक होते हैं। और कुछ सदान जो है वो वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित हैं। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित होते हैं। और सदान लोग जो है हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा करते ही हैं और साथ ही साथ उनका खुद का जो कुल देवी देवता होता है उसकी भी पूजा करते हैं। सदान में जो महामारियाँ जैसे कि चेचक, हैजा जो बीमारियाँ थी महामारी के कैटेगरी में थी, उसको वे देवी का प्रकोप मानते हैं सदान लोग। और इसके लिए वे शीतला माँ की पूजा भी करते हैं। धार्मिक रूप से सदान कैसे होते हैं? तो धार्मिक रूप से सदान जो है सहिष्णु होते हैं। और सदान लोग डायन, भूत प्रेत और ओझा में भी विश्वास रखते हैं। सदानों की जो शारीरिक संरचना या शरीर की जो संरचना है वो
उसमें तीनों में लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आर्य, द्रविड़ और आस्ट्रिक, तीनों में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इनका रंग भी गोरा, काला और सांवला तीनों तरह के होते हैं। और हाइट में भी ये बहुत ज़्यादा लंबे, नाटे और मीडियम साइज़ तीनों तरह के इनके हाइट भी होते हैं। इनकी परंपरागत जो वस्त्र को देखा जाए तो सदान लोग धोती, कुर्ता, गमछा और चादर का यूज़ करते आए हैं। धोती, कुर्ता, गमछा और चादर। इनके प्रमुख आभूषण क्या क्या है? पोला, कंगन, बिछिया, बुलाक, नथिया, बेसर, करण, कंटिका। इनके प्रमुख आभूषण में है पोला, कंगन, बिछिया, बुलाक, नथिया, बेसर, करण और कंटिका। और ये मिट्टी के बर्तन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मिट्टी का जो हंडी है, हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी। हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ पीतल और कांसा के बर्तन का भी यूज़ करते हैं। और ये सदान लोग पीतल और कांसा के बर्तन को समृद्धि का द्योतक भी मानते हैं। जब सामूहिक भोज देते हैं सदान लोग, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है या फिर शादी विवाह का है, तो उसमें सामूहिक भोज देते हैं, जिसमें पत्तल तथा दोने का यूज़ किया जाता है सदानों के द्वारा। और सदानों के द्वारा शिकार करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो जाल का, बंसी डाक का, पोलई का, धनुष तीर का, तलवार का, भाला का और चोंगी का यूज़ किया जाता है। जाल, बंसी डाक, पोलई, धनुष तीर, तलवार, भाला और चोंगी। और इनकी जो समाज होती है वो पितृ सत्यात्मक होती है। यहाँ पे सदानों में क्या होता है, जो माँ का कुल है और पिता का कुल है, इनमें कोई भी वैवाहिक संबंध जो है नहीं किया जाता है। मातृ और पितृ कुल में वैवाहिक संबंध वर्जित होता है। ये जो हिंदू त्यौहार होते हैं उसको भी मनाते हैं और साथ ही साथ जो आदिवासियों का त्यौहार होता है उसको भी मनाते हैं सदान लोग। हिंदू त्यौहार जैसे कि दिवाली, होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति इनको मनाते हैं। और आदिवासी त्यौहार जैसे कि सोहराई, कर्मा, टूसू इनको भी मनाते हैं। सदानों के भी गांव होते हैं और गांव में एक अखड़ा होती है, जहां पे किसी उत्सव या समारोह में लड़कियों के द्वारा ग्रुप में नृत्य का आयोजन किया जाता है, सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। इनमें कुछ नृत्य का प्रचलन है, जैसे कि डोमकच नृत्य, झूमर, घटवारी, चामदा, चोकरा, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य। क्या क्या नृत्य है? डोमकच, झूमर, घटवारी, जामदा, चोकरा, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य। इसके अलावा सदानों का शास्त्रीय नृत्य भी है और शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में गणेश नृत्य आता है और कार्तिक नृत्य आता है। फाइनली हम सदान और आदिवासी में जो बेसिक अंतर है, मेन अंतर है, उसको देखते हैं। तो सदान कैसे होते हैं? दोनों ही यहाँ के झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन सदान लोग जो है वो गैर जनजातीय है और आदिवासी जो है वो जनजातीय मूल निवासी हैं। सदान लोग जो है वो समुदायी होते हैं और लेकिन आदिवासी जो है वो कबीलाई होते हैं। सदानों का स्वभाव जो है वो स्थायी होता है, परमानेंट स्वभाव, उनका जो बिहेवियर है वो नहीं बदलता है, स्थायी स्वभाव के होते हैं। लेकिन आदिवासियों का घुमंतु स्वभाव होता है, यानी उनका बिहेवियर जो है चेंज होते रहता है। सदान में कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित है, तो ऐसे कई सदान जो है, एक्चुअल में सदान तो गैर जनजाति है, लेकिन कई सदान ऐसे भी हैं जिनको जनजाति की कैटेगरी में रखा गया है, अनुसूचित करके आर्टिकल 342 के तहत रखा गया है। और आदिवासी में है कि बहुत सारे ऐसे भी आदिवासी हैं जिनको अनुसूचित नहीं किया गया है, जैसे कि अभी 33वें नंबर पे पुरान जनजाति को डाला गया, जो कि बहुत पहले से है। इसके बावजूद अभी जाके 2021-22 में 22 में उसको अनुसूचित करने के लिए कहा गया और वो आपके जनजाति की लिस्ट में अनुसूचित हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी कई आदिवासी हैं जिनको अनुसूचित नहीं किया गया है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है? तो चीक बड़ाई, करमाली और किसान जनजाति जो है वो खुद को सदान मानती है, जनजाति नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, सदान कौन है? तो सदान जो है वो गैर जनजाति है लेकिन मूल निवासी है झारखंड के। क्वेश्चन नंबर 3, कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 60% लोग जो है, टोटल जनसंख्या में 60% लोग सदान है और 40% जो है वो आदिवासी है। क्वेश्चन नंबर 4, जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है सदानों को। पहला तो वैसे सदान जो कि
झारखंड में भी रहते हैं, निवास करते हैं, और उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी निवास करते हैं। और दूसरे कैटेगरी के तो सदान वैसे हैं जो कि केवल झारखंड में ही निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन आदिवासी और सदान के बीच में अंतर को स्पष्ट नहीं करता है? तो पहला है कि आदिवासी जनजाति है, सदान गैर जनजाति, ये तो सही है। आदिवासी कबीलाएं हैं, सदान समुदाय, ये भी सही है। आदिवासी घुमंतु स्वभाव के हैं जबकि सदान अस्थायी स्वभाव के, ये भी सही है। आदिवासी मूल निवासी है जबकि सदान जो है वो गैर निवासी है। ये कथन आपका स्पष्ट नहीं करता इनके अंतर को, क्योंकि दोनों ही मूल निवासी है। क्वेश्चन नंबर 6, असत्य कौन सा है? सदान के बारे में तो सदान लोग सूर्य के उपासक हैं, सही है। सदान लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं, सही है। सदान लोग कांसा और पीतल के बर्तन को समृद्धि का द्योतक मानते हैं, ये भी सही है। सदानों का समाज मातृ सत्यात्मक होता है, ये गलत है। पितृ सत्यात्मक होता है उनका समाज। नेक्स्ट चैप्टर है जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान। पहला जनजाति है संथाल जनजाति। इनके वस्त्र में मेन वस्त्र क्या क्या है? कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी, लुंगी। कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी, लुंगी। और ये संथाल जनजाति के लोग दिन में 3 बार खाते हैं। तो सुबह नाश्ता करते हैं जिसको कि बासक्याक बोलते हैं, दोपहर में जो खाते हैं उसको माजवान बोलते हैं, जो रात में करते हैं भोजन उसको कदोक बोलते हैं। बासक्याक, फिर माजवान, फिर कदोक। और इनका मुख्य भोजन दाल भात है, यानी कि दाका उरू है। इसके अलावा सब्जी, मड़वे की दलिया, महुआ, कुर्थी दाल। सब्जी, मड़वे की दलिया और महुआ, कुर्थी दाल ये भी यूज़ करते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वैसे संथाल जनजाति के लोग मकई की दलिया खाते हैं, यानी कि जोंडरा डाका खाते हैं। इनका प्रचलन में हड़िया है। हड़िया पीना इनका प्रचलन में है, जो कि चावल, मड़वा या कोदो से बनाया जाता है। चावल, मड़वा या कोदो से बनाया जाने वाला हड़िया इनका प्रचलन में है। नेक्स्ट है उराव जनजाति। जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं उसको तोलोड़ बोलते हैं, और एक दुपट्टा भी लेते हैं जो कि शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। केरिया, जो कि त्यौहार के अवसर पर एक विशेष तरह का वस्त्र होता है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, उसको केरिया बोलते हैं। और उसी तरह से जब त्यौहार के अवसर पर एक विशेष तरह का वस्त्र महिलाएं पहनती है उसको परेया कहा जाता है। इनका खान पान भी सेम, मुख्य भोजन दाल भात ही है। इसके अलावा भी ये क्या खाते हैं? कंदमूल खाते हैं, मांस मछली खाते हैं। कंदमूल और मांस मछली इनका भी ये भी सेवन करते हैं हड़िया का, और तंबाकू का भी सेवन करते हैं। नेक्स्ट मुंडा जनजाति। इनमें जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं वो है बटोई, जो कि शरीर के निचले भाग में पहनते हैं। कमर में एक युवकों के द्वारा लपेटा जाता है कपड़ा, उसको कमरधनी। फिर जो बूढ़े लोग हैं वो जो पहनते हैं उसको भगवा। फिर बरखी पहनते हैं, पिछाड़ी पहनते हैं। कमरा यानी ठंड में शीत से बचने के लिए जो कंबल यूज़ करते हैं उसको कमरा। फिर पगड़ी। खरपा यानी चमड़े से निर्मित पैरों में पहनने वाला एक है जिसको खरपा बोल रहे हैं। और काठ से निर्मित पैरों में पहनने वाला जो है उसको खटनही बोला जाता है। इसी तरह से महिलाओं का वस्त्र में है परिया, जो कि एक साड़ी की तरह होता है परिया। और किशोरियों के द्वारा खड़िया पहना जाता है, और लहंगा भी पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। इनका भी प्रमुख भोजन क्या है? मुंडा जनजाति का भी दाल भात है। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो लोग गोंदली, मड़वा और मकई का यूज़ करके कुछ खाने योग्य पदार्थ बनाते हैं और उसको खाते हैं। गोंदली, मड़वा और मकई का यूज़ करके ये लोग मांस, हड़िया और रानू का सेवन करते हैं। मुंडा जनजाति के लोग मांस, हड़िया और रानू का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है खरवार जनजाति। तो पुरुष जो है वो धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं, और उसी तरह से महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती है। और इस जनजाति में जैसे बिरजिया में भी जो सुबह का खाना है उसको लुकमा, दोपहर का खाना को कलेवा, और जो रात का खाना है उसको बियारी। लुकमा, कलेवा और बियारी। नेक्स्ट है चेरो जनजाति। इसमें पुरुषों के द्वारा जो वस्त्र है शरीर के ऊपरी भाग में गंजी व कमीज और निचले भाग में धोती पहनते हैं। महिलाओं का वस्त्र में शरीर के ऊपरी भाग में झूला और साड़ी पहनते हैं। बच्चे जो है वो भगई और कमीज फ्रॉक पहनते हैं। इनका प्रमुख भोजन दाल भात और सब्जी है। दाल भात सब्जी है। और इनमें मडुआ, जिनोरा, सावा और कोदो से बने हुए निर्मित खाद्य पदार्थ का भी सेवन करते हैं। मड़वा, जिनोरा, सावान और कोदो का। असुर जनजाति है नेक्स्ट।
ये दिन में 2 बार ही भोजन करते हैं। एक तो दिन में भोजन करते हैं जिसको लोलो घेटू जोमेंकू बोला जाता है, जो मैंकू। उसके बाद जो रात का भोजन करते हैं उसको छोटू जो मैंकू कहा जाता है। और इनके भोजन में क्या क्या है, तो भोजन में कंदमूल है, फल फूल है, पीठा, खिचड़ी, महुआ का लाटा और मक्के का घाटा, ये प्रमुख रूप से शामिल है भोजन में। कंदमूल, फल फूल, पीठा, खिचड़ी, महुआ का लाटा और मक्के का घाटा। और ये लोग मुर्गा, भेड़, सुअर और हिरन आदि का मांस भी खाते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है वे महुआ और सखुआ के फूल और पत्तों का सेवन करते हैं। महुआ और सखुआ के फूल व पत्तों का सेवन करते हैं। पेय पदार्थ के रूप में असुर जनजाति के लोग हड़िया और ताड़ी का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है इनमें। और साथ ही ये खैनी भी यूज़ करते हैं। हुक्का और सखुआ के पत्ते से बना हुआ तंबाकू, जिसको पिक्का भी कहा जाता है, उसका भी यूज़ करते हैं असुर जनजाति के लोग। हड़िया के 2 प्रकार पाया जाता है इनमें, एक होता है बीरू हड़िया और दूसरा होता है भरूनी हड़िया। हड़िया के 2 प्रकार असुर जनजाति में पाया जाता है, एक है बीरू हड़िया, दूसरा है भरूनी हड़िया। और दवा के रूप में किस हड़िया का यूज़ किया जाता है, तो दवा के रूप में बीरू हड़िया का यूज़ किया जाता है। हड़िया को और क्या कहा जाता है, हड़िया को बोथा भी कहा जाता है, झुरनई भी कहा जाता है, बोथा या झुरनई। नेक्स्ट जनजाति है बेदिया जनजाति। पुरुषों का परंपरागत वस्त्र क्या है, केरिया, काच्छा, भगवा। पुरुषों का जो एक परंपरागत वस्त्र है वो केरिया, काच्छा, भगवा है, जबकि महिलाओं का ठेठी और पाचन है। महिलाओं का ठेठी और पाचन, पुरुषों का केरिया, काच्छा, भगवा। नेक्स्ट बिरहोर जनजाति। इसमें 2 तरह की जनजाति है, एक घुमंतु स्वभाव के, दूसरा स्थायी। तो जो घुमंतु बिरहोर है उसको उलूत बिरहोर कहा जाता है। और उनका प्रमुख खान पान है कंदमूल, फल और मांस, कंदमूल, फल और मांस। और जो कि स्थायी बिरहोर है, जिसको जांघी बिरहोर भी कहा जाता है, वे खाते हैं चावल, दाल और सब्जी, चावल, दाल, सब्जी। नेक्स्ट है, यहाँ टेबल दिया हुआ है कि जनजातियों में कुछ प्रचलित आभूषण है जो कि अपने शरीर के अलग अलग अंग में वे पहनते हैं। जैसे बाल में क्या क्या पहनते हैं, सिर में, ललाट में, कान में। इस टेबल को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड के प्रमुख किले। किले को और क्या बोला जाता है, राजप्रसाद। प्रमुख किले और राजप्रसाद। पहला किला है पलामू किला, जो कि पलामू जिला में ना होकर लातेहार जिला में स्थित है। पलामू किला लातेहार में। चलिए लातेहार का इसको मानचित्र के द्वारा भी देख लेते हैं। ये झारखंड का मानचित्र जिसमें कि 5 प्रमंडल में ये बटा हुआ है। ये पूरा झारखंड, जैसे ये है पलामू प्रमंडल, ये उत्तरी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर, ये संथाल परगना और ये है आपका कोल्हान प्रमंडल। तो सबसे पहले हम आते हैं लातेहार जिला में। यहाँ है लातेहार जिला। इसमें 2 किला प्रसिद्ध है, एक है पलामू किला, दूसरा है नारायणपुर किला। चलिए स्टार्ट करते हैं पलामू किला से। ये पलामू किला कहाँ पे स्थित है, तो कौन से नदी के तट पर स्थित है, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और ये आपका लातेहार में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है, जो कि है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उससे 5 किलोमीटर दूर है ये औरंगा नदी और उसी के तट पर स्थित है पलामू का किला। इसका निर्माण किसने करवाया था, चेरो वंशी राजाओं ने करवाया था पलामू किला का निर्माण। और ये निर्माण होना स्टार्ट कब हुआ था, 1619 ईस्वी में इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था। इस पलामू किले में 2 किले स्थित हैं, एक पुराना किला, दूसरा है नया किला। जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने कराया था, तो चेरो वंशी राजा था प्रताप राय, उन्होंने करवाया था, जो कि शाहजहाँ के समकालीन थे। चेरोवंशी राजा प्रताप राय, पुराना किला का, जो कि शाहजहाँ के समकालीन थे। जो नया किला है उसका निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था और जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। और इस नए वाले किले में एक बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दरवाज़ा था जिसका नाम था नागपुरी दरवाज़ा। और ये आकर्षक दरवाज़ा या नागपुरी दरवाज़ा ये कितना फीट ऊंचा था, 40 फीट ऊंचा था और चौड़ाई में ये 15 फीट चौड़ा था। और इसमें जो पत्थर यूज़ किया गया था नागपुरी दरवाज़ा में उसको बनाने के लिए, वो कहाँ से लाए गए थे पत्थर, तो दोयसा नाम की जगह से इसके लिए पत्थर लाए गए थे। और इसमें पत्थरों के अलावा एक पिलर भी है, दरवाजे पर पिलर भी है। पिलर में शिलालेख मीन्स उसमें पत्थरों से जो कुछ न कुछ चित्र बना रहना या कुछ न कुछ लिखा रहना पत्थरों में कटा कटा, यानी कि वो शिलालेख भी है जिसमें अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा में लिखित है।
पलामू किले में एक 3 गुंबदों वाला मस्जिद भी स्थित है। 3 गुंबदों वाला मस्जिद भी स्थित है पलामू किला में, जिसका निर्माण 1661 ईस्वी में हुआ है और ये दाऊद खान के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। नेक्स्ट है पलामू जिला। पलामू जिला में है बिश्रामपुर का किला। चलिए पलामू जिला देखते हैं। लातेहार हो गया, ये है पलामू जिला। पलामू जिला में कौन कौन सा किला मेन है? बिश्रामपुर किला है, रोहिल्लो का किला है, फिर चैनपुर किला, शाहपुर किला। बिश्रामपुर किला, रोहिल्लो का किला, चैनपुर किला और शाहपुर किला। बिश्रामपुर किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा तड़वन ने करवाया था, जो कि चेरोवंशी राजा था, राजा तड़वन। और इसको बनाने में 9 साल लग गए थे, निर्माण में 9 साल लगे थे। और इस किले के पास में एक मंदिर भी निर्मित है, एक मंदिर भी बना हुआ है। राजा तड़वन 9 साल लगे, एक मंदिर भी सामने है और ये राजा चेरोवंशी राजा था। नेक्स्ट है पलामू का ही रोहिल्लो का किला, जो कि पलामू के अलीनगर जपला में स्थित है। जगह का नाम है अलीनगर जपला, जो कि पलामू जिला में स्थित है और किला है रोहिल्लो का किला। इसका निर्माण किसने कराया था? रोहिल्ला सरदार, जो कि जिनका नाम था मुजफ्फर खान। रोहिल्ला सरदार था मुजफ्फर खान, जिन्होंने रोहिल्लो का किला का निर्माण कराया था। इसकी जो आकृति थी वो त्रिभुज के आकार की थी। नेक्स्ट है चैनपुर का किला, जो कि पलामू के मेदिनी नगर में स्थित है और इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों के द्वारा कराया गया था। पूरनमल के वंशधरों ने किया था, के द्वारा कराया गया था। और किस नदी के तट पर स्थित है चैनपुर का किला? तो कोयल नदी के तट पर स्थित है चैनपुर का किला। और इस चैनपुर के किले में चैनपुर बंगला नाम का एक नया स्मारक का निर्माण कराया गया है। चैनपुर के किले में चैनपुर बंगला नाम का एक नए स्मारक का निर्माण भी कराया गया है। नेक्स्ट है शाहपुर का किला, ये भी पलामू जिले में स्थित है और ये मुगल कालीन है, यानी मुगल काल जब चला था उस टाइम का ये किला बना हुआ है। इसका निर्माण गोपाल राय के द्वारा 1772 ईस्वी में कराया गया था। गोपाल राय के द्वारा 1772 ईस्वी में शाहपुर का किला का निर्माण पलामू जिले में कराया गया था। नेक्स्ट है लातेहार का, तो पहले ही देखे थे एक पलामू किला, लातेहार में एक पलामू किला और दूसरा था नारायणपुर किला। नारायणपुर किला जो कि लातेहार के कौन से जगह में बना हुआ है? नावागढ़ में, नावागढ़ जगह में है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? जाजदास द्वारा इसको बनाया गया था। और ये जाजदास कौन थे? चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे जाजदास। नेक्स्ट हजारीबाग में आते हैं, तो पद्मा का किला, जो कि पद्मा नाम के स्थान में और हजारीबाग जिले में। चलिए हजारीबाग जिला को देखते हैं। ये रहा हजारीबाग जिला। इसमें 3 किला प्रसिद्ध है, एक पद्मा का किला, फिर बादम का किला और तीसरा इचाक का किला। पद्मा का किला, बादम का किला और इचाक का किला। चलिए पद्मा का किला कहाँ पे है? पद्मा नाम की जगह में और हजारीबाग जिले के अंदर, और ये NH-33 के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे स्थित है ये पद्मा का किला। और इस किला को अभी प्रेजेंट में राज्य सरकार के द्वारा पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए एक सेंटर बना दिया गया है, यानी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है वो पद्मा के किले को बना दिया गया है। नेक्स्ट हजारीबाग में है बादम का किला, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा हेमंत सिंह के द्वारा। राजा हेमंत सिंह के द्वारा बादम का किला का निर्माण किया गया, जो कि रामगढ़ के राजा थे। और 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका अवशेष देखा जाए तो अभी भी आपको विद्यमान है, वहाँ मिल जाएगा अवशेष। नेक्स्ट है हजारीबाग के इचाक नाम के जगह में इचाक का किला स्थित है। इचाक का किला, इसका निर्माण राजा तेज सिंह के द्वारा कराया गया था। 1772 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ पर हमला करने के बाद राजधानी स्थानांतरित करते समय राजा तेज सिंह के द्वारा इचाक का किला को बनवाया गया था। और इसमें 3 मंजिला महल जो है वो निर्मित है। इचाक का किला में 3 मंजिला महल जो है वो निर्मित है। नेक्स्ट है रामगढ़ जिला। चलिए रामगढ़ को देखते हैं। ये रहा रामगढ़। इसमें 2 किला है, एक है रामगढ़ का किला और दूसरा है गढ़बांध किला। गढ़बांध किला, रामगढ़, ये रहा रामगढ़ का किला जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा सबल राय ने करवाया था। राजा सबल राय ने रामगढ़ का किला का निर्माण कराया था। इसकी बनावट जो है किससे प्रभावित है? मुगल शैली से प्रभावित है।
उसके नेक्स्ट है गढ़वाल किला, ये भी रामगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1670 ईस्वी में हुआ है और रामगढ़ के ही राजवंश राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय रामगढ़ में गढ़वाल किला का निर्माण कराया था। 1805 ईस्वी में इस किला में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का भी गवाह जो है ये बना था। ये किला किसके रामगढ़ यात्रा का गवाह बना था? गढ़वाल किला। तो राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का गवाह बना था 1805 ईस्वी में। नेक्स्ट है चतरा जिला। चतरा जिला में कितना है? एक कुंडा का किला। ये रहा चतरा जिला, यहाँ पे है कुंडा का किला। और ये कौन से जगह में है? कुंडा नाम की जगह में स्थित है कुंडा का किला। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था चेरोवंशी राजाओं के द्वारा। 14वीं शताब्दी में चेरोवंशी राजाओं के द्वारा कुंडा का किला का निर्माण कुंडा नाम के जगह में चतरा जिले में बनवाया गया था, कराया गया था। नेक्स्ट है धनबाद जिला। ये रहा धनबाद जिला, यहाँ पे 3 किला है। पंचकोट का किला, झरियागढ़ महल, कतरासगढ़ का किला। पंचकोट का किला, झरियागढ़ महल, कतरासगढ़ का किला। पहला है कतरासगढ़ का किला। ये धनबाद जिले में स्थित है। 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था और कतरास के राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कतरास का किला जो है कटनी नदी के तट पर स्थित है, जो कि बाघमारा प्रखंड में बाघमारा ब्लॉक में स्थित है, कटनी नदी। नेक्स्ट है पंचकोट का किला, जो कि धनबाद जिले में स्थित है और धनबाद जिले के पंचेत पहाड़ में पंचकोट का किला स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? गोवंशी राजा था गोमुखी, गोवंशी शासक गोमुखी ने पंचकोट का किला का निर्माण कराया था। और इस किले की पट्टिकाओं पर इसका निर्माण तिथि जो है वो 1600 लिखा हुआ है। 1600 लिखा हुआ है पट्टिकाओं पर। किले की पट्टिकाओं पे जो निर्माण की तिथि है वो 1600 है। और जो पंचकोट का किला है वो 5 दीवारों, यानी दीवार को कोट बोलते हैं, तो दीवारों यानी कोटों से घिरा हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है, पंच मीन्स 5, कोट मीन्स दीवार, तो 5 दीवारों से घिरा है, जिसके कारण इसका नाम पंचकोट का किला पड़ा है। नेक्स्ट है झरियागढ़ महल, जो कि धनबाद जिले में स्थित है। और झरिया के जो राजा है उनकी स्टार्टिंग की राजधानी जो है वो यही था और बाद में कतरासगढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं हम रांची जिला में। रांची जिला, ये रहा रांची जिला। यहाँ पे रातू किला स्थित है, जो कि रातू नाम की जगह में। तो रातू का किला रांची जिला में स्थित है, जगह है रातू। और रातू का जो वर्तमान किला है उसका निर्माण 1870 ईस्वी में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है यह निर्माण? तो नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव के द्वारा रातू का किला का निर्माण कराया गया था। और इस किले का निर्माण जो है वो एक अंग्रेज कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से इस किला में अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है खूंटी जिला में। खूंटी जिला में आपका एक ही है तिलमी का किला। तिलमी का किला है खूंटी जिला में। और खूंटी जिला के कर्रा नाम के जगह में तिलमी का किला है। इसका निर्माण अकबर नाम का एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से तिलमी का किला को बनवाया था। 1737 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट है गुमला में। गुमला जिला, देखिए ये रहा गुमला जिला। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट किला है। एक है दोयसा का किला, जिसको नवरत्नगढ़ महल भी बोला जाता है। दूसरा है पालकोट राजमहल। तीसरा है नागफेनी का राजमहल। दोयसा का किला, पालकोट राजमहल, नागफेनी का राजमहल। तो पालकोट का राजमहल ये गुमला जिले में स्थित है। और पालकोट नागवंशी राजा यदुनाथ शाह की राजधानी थी यहाँ पे, और यहीं पर उन्होंने इस महल का निर्माण कराया। तो गुमला में यदुनाथ शाह जो कि नागवंशी राजा थे उसकी राजधानी थी, और यहीं पे उन्होंने इस पालकोट का राजमहल इसका निर्माण कराया था। और ये कहाँ पर स्थित है? जो गुमला सिमडेगा मार्ग है और जिसका नाम NH-23 या फिर NH-143 राष्ट्रीय राजमार्ग 143 या फिर NH-23 पर, जो कि गुमला सिमडेगा मार्ग है, वहाँ पे पालकोट का राजमहल स्थित है। नेक्स्ट है दोयसा का किला या फिर नवरत्नगढ़ महल। ये भी गुमला जिले में स्थित है।
और इसके बारे में ये इनका निर्माण जो है दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया था 1585 ईस्वी में। दोयसा का किला या नवरत्नगढ़ महल का निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था। ये 5 मंजिला भवन है और जिसमें कि प्रत्येक 5 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे भी थे। और ये जो भवन है कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों या दीवारों से घिरा है। ये भवन जो है वो कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों दीवारों से घिरा है। और इस भवन का जो विशेष आकर्षण है इसका खजाना घर, इसमें एक खजाना घर भी है जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। और इसमें वर्तमान में देखा जाए तो ये 5 मंजिला नहीं है, अभी वर्तमान में 3 मंजिल ही शेष है। और इस किले का निर्माण किस ईंटों से किया गया है तो चूना सुर्खी और लाहौरी ईंटों से आपका दोयसा का किला या नवरत्नगढ़ महल का निर्माण किया गया था उस टाइम पे। और इस किले के अंदर में 2 मंदिर भी स्थित है, 2 मंदिर का निर्माण भी कराया गया था, एक शिव मंदिर और दूसरा है कपिलनाथ मंदिर। इन दोनों मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। फिर झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है तो इसी दोयसा का किला या नवरत्न महल को ही झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि पूछेगा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किस महल को, किस किला को किया गया है राष्ट्रीय धरोहर में, तो इस किले को, दोयसा के किले या नवरत्नगढ़ महल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। इस किले में खुदाई के दौरान हाल ही में राजा का एक खुफिया महल भी मिला है, जिसके बाद 2019 में इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है गुमला जिले में ही, गुमला जिले के सिसई नाम जगह में नागफेनी का राजमहल है, नागफेनी का राजमहल। और इसका निर्माण 1704 अनुमान किया गया है। जो भी पुरातात्विक दृष्टि से जो भी चीज़ अवशेष मिले हैं उसके हिसाब से इसको अनुमान लगाया गया है कि इसका निर्माण, नागफेनी के राजमहल का निर्माण 1704 ईस्वी में हुआ होगा। और इनमें जो अवशिष्ट दीवार, बची कुची जो दीवार है उसमें एक आलेख है जिसमें पत्थर पर एक राजा का चित्र है, उसके साथ रानियां हैं और एक कुत्ते का चित्र भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में कौन कौन सा किला है, ये रहा पश्चिमी सिंहभूम। इसमें मेन रूप से जेतगढ़ का किला, पोराहाट का किला या जगन्नाथ का किला, जेतगढ़ का किला, पोराहाट का किला, ये दूसरा नाम है जगन्नाथ किला। और है चक्रधरपुर राजवाड़ी या चौथा नंबर पे केसानगढ़ का किला, चक्रधरपुर राजवाड़ी और है केसानगढ़ का किला। चलिए एक एक करके देखते हैं इसको भी। पहला है जेतगढ़ का किला, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो बैतरनी नदी के किनारे जेतगढ़ का किला स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो काला अर्जुन सिंह ने कराया था, जो कि पोरहाट नरेश थे काला अर्जुन सिंह, जिन्होंने जेतगढ़ का किला का निर्माण कराया था। उसके बाद नेक्स्ट है पोराहाट का किला या फिर जगन्नाथ का किला, ये भी पश्चिमी सिंह जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था, पोराहाट वंश के राजा थे जगन्नाथ सिंह, उन्होंने जगन्नाथ का किला या पोराहाट का किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर वाले जगह में चक्रधरपुर की राजवाड़ी, इसका निर्माण जो है वो नरपति सिंह के द्वारा 1910 से 20 के बीच में करवाया गया था। कि नरपति सिंह कौन था, राजा अर्जुन सिंह का बेटा था नरपति सिंह, और ये राजमहल की ईंटों से इसका निर्माण कराया था। चक्रधरपुर की जो राजवाड़ी है वो कौन सी ईंटों से इसका निर्माण कराया था, राजमहल की ईंटों से इसका निर्माण कराया था। और जो राजा की बेटी थी शशांक मंजरी, उनके द्वारा इस किले को फिर बेच भी दिया गया था, विक्रय कर दिया गया था राजा की बेटी शशांक मंजरी के द्वारा। नेक्स्ट है केसानगढ़ का किला, जो कि केसानगढ़ नाम की जगह में पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। ये चाईबासा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, चाईबासा के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है केसानगढ़ का किला। और यहाँ एक किले का अवशेष जो है वो एक टीले के रूप में मिला है, किला नहीं मिला है, यहाँ पे किले का जो अवशेष मिला है वो एक टीला के रूप में मिला है। नेक्स्ट है साहेबगंज, साहेबगंज में है तेलियागढ़ किला, देखते हैं यहाँ, ये रहा साहेबगंज जहाँ पे ये है तेलियागढ़ किला। और ये कहाँ पे स्थित है तो साहेबगंज जिले के राजमहल पहाड़ी में स्थित है।
और बंगाल का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ बंगाल जो है वो किसे कहा जाता है? तो यही तेलियागढ़ किला को ही बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और इस किले का निर्माण जो है मुगल काल में एक तेली राजा ने कराया था। तो तेलियागढ़ किले का निर्माण जो है एक तेली राजा ने कराया था, जो कि मुगल काल में था, जिसने शाहजहाँ के समय में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इस किले का जो उल्लेख है वो चीनी यात्री ने भी यात्रा जो अपना वृत्तांत किया था, अपनी जो जर्नी का जो उल्लेख किया था, उस चीज़ में इसका उल्लेख है तेलियागढ़ किला का। तो चीनी यात्री वेनसांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ और फ्रांसिस बुकानन और कनिंगन ने भी अपनी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें इस किले का उल्लेख किया है। इसके साथ ही आईने अकबरी और जहांगीरनामा में भी तेलियागढ़ किले का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थरों से जो निर्मित है बड़े बौद्ध विहार, उसका उल्लेख किया है, जिसका संबंध भी इस तेलियागढ़ी क्षेत्र से ही है। तो चलिए यहाँ पे ये किले भी खत्म हो गया। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पलामू किला का संबंध किससे है और कौन सा कथन जो वो असत्य है? पहला है कि ये पलामू जिले में स्थित है। नहीं, पलामू किला जो है वो लातेहार जिले में स्थित है, तो यही कथन गलत हो गया। चिरवंशी शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ये सही है। औरंगा नदी के तट पर स्थित है पलामू का किला, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है पलामू में स्थित रोहिल्लो का किला का निर्माण किसने कराया था? तो पलामू में स्थित है रोहिल्लो का किला, उसका निर्माण जो है मुजफ्फर खान ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जो ये तेलियागढ़ का किला है, जो कि राजमहल पहाड़ी नाम की जगह में साहेबगंज जिले में है, तेलियागढ़ का किला, इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है तेलियागढ़ का किला कहाँ अवस्थित है? तो ये साहेबगंज जिले में अवस्थित है और साहेबगंज जिले के राजमहल पहाड़ी में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है किस जिले में पंचकोट का किला स्थित है? तो धनबाद जिले में पंचकोट का किला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 रामगढ़ का किला किसने निर्मित कराया था? राजा सबल राय ने रामगढ़ का किला को बनवाया था, उसको निर्मित करवाया था राजा सबल राय ने। क्वेश्चन नंबर 7 किस किले को सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया? तो पद्मा का किला, जो कि पद्मा नाम की जगह में स्थित है, हजारीबाग जिले में स्थित है, इसको सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण यानी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चेंज कर दिया गया है किला को। क्वेश्चन नंबर 8 है किला का नाम और उसको किसने बनवाया था, निर्माता? तो पहला है पालकोट का किला, जिसको यदुनाथ शाह ने बनवाया था। जैंतगढ़ का किला जो अर्जुन सिंह ने बनवाया था। पालकोट का किला यदुनाथ शाह ने, जैंतगढ़ का किला जो है अर्जुन सिंह ने। फिर है पोराहाट का किला जगन्नाथ सिंह ने बनवाया। रामगढ़ का किला जो है सबल राय ने बनवाया। पोराहाट का किला जगन्नाथ सिंह ने, रामगढ़ का किला सबल राय ने बनवाया। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग मंदिर करेंगे। थैंक यू।